आज एक आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हेन एंड हाउ चाइना इज़ गोइंग टू कोलैप्स लाइक सोवियत यूनियन। कब और कैसे चाइना भी बिल्कुल ठीक उसी राह पे चल चुका है और कब और कैसे वो सोवियत यूनियन की तरह कोलैप्स हो जाएगा। ये आने वाले 30-40 सालों में ये होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। पहले तो बात करें कि रसिया वो जो सोवियत यूनियन, जो सोवियत रसिया का जो एम्पायर है वो खड़ा कैसे हुआ था। तो वर्ल्ड वार टू में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने सोवियत रसिया, अब सोवियत रसिया की उसकी दो बड़ी ताकतें थी, एक तो उसकी इकोनॉमी, दूसरी उसकी मिलिट्री पावर। तो इकोनॉमी इसलिए उसकी खड़ी हुई क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन से शुरू हुआ था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक एक करके वहाँ पे भी पहुँचता है, रसिया में भी। और स्टैलिन और लेनिन जैसे नेताओं ने, वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उन लोगों ने यूँ कहें कि इकोनॉमी को मतलब पुशअप करने के लिए एक बहुत ही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करा और वर्कफोर्स लेबर को उन लोगों ने बिल्कुल बढ़ा दिया। और उस टाइम तो ऐसा है कि संडे मंडे ये कुछ भी छुट्टियाँ हुआ नहीं करती थी, वीक के 7 दिन आपको काम करने हैं और नो छुट्टी, नथिंग। और इसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसकी इकोनॉमी बढ़ी। और फिर आगे चल के इकोनॉमी बढ़ती गई और आगे चल के ऐसा हुआ कि दोनों के बीच जो एक टाइम पे जो वर्ल्ड वार 2 में यूएस और रसिया जो एक टाइम पे एक साथ हुआ करते थे और एक साथ उन लोगों ने ये जर्मनी और नाजी फोर्सेस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, एक टाइम फिर आगे चल के ऐसा हो गया कि दोनों में ही इनेमिटी हो गई, शत्रुता हो गई और दोनों में राइवलरी चलने लगी। और ये आगे चल के फिर कोल्ड वार में तब्दील होता है, जो कि बहुत लंबे अरसे तक चला। और कोल्ड वार होने की वजह से कुछ ऐसी अमेरिका की नीतियाँ रहीं जिसकी वजह से इकोनॉमी इनकी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, रसिया की, सोवियत रसिया की, आई मीन। तो जब इकोनॉमी ठंडी पड़ने लगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बूम हुआ था, लेबर फोर्स बूम जो हुआ था, वो यूँ हुआ कि ये अब धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो अब समझते हैं कि ये गिरा कैसे। दूसरा, जब इन लोगों ने फिर ये देखा होगा आपने कि मतलब अफ़गानिस्तान में इन लोगों ने इन्वेड किया और अफ़गानिस्तान में इन लोगों को यूँ कहे कि भारी क्षति हुई और एक तरीके से कहे तो हार का सामना करना पड़ा सोवियत रसिया को अफ़गानिस्तान में। और उसकी वजह से भी एक पूरे के पूरे जो सोवियत रसिया था, जो जो यूँ कहे कि 15-16 देशों का एक समूह था, उसके तमाम जो दूसरे भी जो मेंबर देश थे, उनको एक संदेश गया कि यार, जब अफ़गानिस्तान जैसा एक छोटा सा पिच्चा सा एक कंट्री जब हरा सकता है सोवियत रसिया की फ़ौज को, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। धीरे धीरे ऐसा हुआ तो 80s और 90s, 80s में ही ये सारे जितने भी इंडिपेंडेंस देश थे, कजाकिस्तान हो गया, आपको बहुत सारे ऐसे और भी देश थे, ये सारे एक एक करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और फाइनली मिखाइल गोर्बाचोव ने 1991 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1991 में उन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया, मतलब कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन और उसको अलग अलग सारे देशों को अपनी अपनी स्वतंत्रता दे दी। और इस तरीके से सोवियत यूनियन, जो कि बाहर से बहुत तगड़ा दिखाई देता था, आखिरकार सोवियत यूनियन टूट गया। अब बात करते हैं तो इसके टूटने की क्या वजह मानी जा सकती है। एक तो आप वजह कह सकते हो कि इसकी ये मल्टी नेशनैलिटी, तमाम दूसरे सारे देश जिनके कल्चर अलग है और कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, विचार कहीं मिलते नहीं हैं। एक यूँ कहें कि इनमें तो 10-12 टाइम जोन हुआ करते थे। अब आप ऐसा सोच लो कि इतने सारे टाइम जोन हुआ करते थे, तो ये कितना बड़ा होगा। और दूसरा, एक टाइम तक तो जब तक इकोनॉमी ग्रो होती रहती है तब तक लोग अपने मुंह पे ताले बांधे रहते हैं कि चलो यार पैसा आ रहा है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। बट जस्ट एज की इकोनॉमी डाउन होने लगी तो लोग भी अपनी आवाज़ उठाने लगे। और ये मल्टी नेशनैलिटी थी। और एक तरह से कहे तो ये जो विस्तारवाद की नीति है, जो कहीं भी सक्सेसफुल होती नहीं है, विस्तारवाद की नीति एक एक करके फेल होती ही होती है क्योंकि लोगों को अपना फ्रीडम चाहिए। तो वही हुआ इवेंचुअली और फाइनली सोवियत रसिया कोलैप्स हो गया। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना भी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लद्दाख में गए थे और उन्होंने कहा भी कि द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर, मतलब विस्तारवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि चाइना भी विस्तारवाद की नीति को अपनाए हुए हैं। और हमारी ही अपनी कुछ सरकारों की, पिछली सरकारों, नेहरूवियन सरकारों की, नेहरू की गलतियों की वजह से यूँ कहे कि उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, हमने कुछ नहीं कहा। और मंगोलिया पे भी उसने कब्जा कर रखा है, मंगोलिया के कुछ हिस्सों पे। यूँ कहे कि ये जो सिंजियांग प्रांत है, ये भी कोई चाइना का हिस्सा तो है नहीं, जो यहाँ पे यूगर मुसलमान रहते हैं, उस पर भी इसने कब्जा कर रखा है।
और ये जो मैं आपके सामने एक मैप दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए ज़रा। तो ये जो रेड वाला जो हिस्सा है चाइना का, यही एक्चुअल में जो असली चाइना है। असली चाइना यही है। बाकी के सारे यूँ कहे कि विस्तारवाद माओ के टाइम से ही इन लोगों ने ब्लड सेट बहुत भारी पैमाने पे किया है, और माओ ने तो करीबन 2-2.5 करोड़ लोगों को मारा था। और इसके सामने तो इस माओ के जेनोसाइड्स के सामने तो मतलब हिटलर भी बौना सा बच्चा सा लगता है। तो ये जो रेड कलर का हिस्सा आप देख रहे हो, यही असली चाइना है। बाकी सारे विस्तारवाद की अपनी नीतियों के कारण उसने माओ के टाइम से ही इन्होंने विस्तारवाद करके ये सारे, तिब्बत हो गया, सिंजियांग प्रांत हो गया, मंगोलिया का एक हिस्सा हो गया, और बाकी अब तमाम जैसे जो देश देख रहे हो उस पर सब पे क्षेत्र देख रहे हो, इस सब पे मतलब चाइना ने कब्जा करा हुआ है। तो ये आखिर अभी तक ये टूटा क्यों नहीं है? मतलब अभी तक रिवॉल्ट तो हुआ है, जैसे कि 1992 में भी हुआ था, और बाकी एक दो टाइम पे और भी हुआ है, जब इन लोगों ने बहुत रूथलेस अप्रोच को अपना करके उस रिवॉल्ट को दबा दिया। तो आखिर अभी तक ये टूटा क्यों नहीं है? ना टूटने की एक वजह ये भी है कि इनकी बूम होती इकोनॉमी अभी इनकी बढ़ रही थी, अभी तक बढ़ रही थी। अब जा करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब यूएसए ने इनको अपने एक इकोनॉमिक, या यूँ कहे कि एक मतलब राइवल के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया है चाइना को, और ट्रेड वार शुरू कर चुका है यूएसए। और अब तो ये कोरोना वायरस भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि इन लोगों ने जानबूझ करके कोरोना वायरस फैलाया। तो पूरा का पूरा वेस्ट, और ऐसा कहे कि यूएसए जो करता है वही ये यूरोप भी करता है। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट, यूरोप और अमेरिका, ये सारे अब इसके दुश्मन बन चुके हैं। और इंडिया से तो ऑलरेडी इसकी दुश्मनी अब बढ़ ही चुकी है, ये अपनी विस्तारवादी की नीतियों के कारण, जैसा कि अभी हो रहा है गलवान वैली में और बाकी सारी जगहों पे। तो धीरे धीरे जब इसको इकोनॉमिक सेटबैक लगेगा, जो कि इकोनॉमी ही इसकी जब बढ़ रही थी, इसने इसको एक करके रखा हुआ था, जब इसको इकोनॉमिक सेटबैक लगेगा, और जो इसका लेबर फोर्स बूम, जो पिछले 30-40 सालों में जो लेबर फोर्स बूम देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी आज करीबन कितने 12-13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये जब डाउन जाएगी, जो कि जाएगी, क्योंकि अब पूरा पूरा यूएसए और वेस्ट इनको अपना दुश्मन बना चुका है, और इंडिया के साथ भी अच्छी खासी इनकी दुश्मनी अब हो चुकी है। वो तो ऑलरेडी टाइम से थी, मतलब इंडिया ने भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये हमारे प्राइमरी दुश्मन है और इनको भी टैकल करने की ज़रूरत है। और आप सबने देखा कि सारे इनके चाइनीज स्टैंडर्ड जो है रद्द कर दिए गए हैं, और इतने सारे ऐप्स बैन कर दिए गए। ये सारा जो इकोनॉमिक सेटबैक इनको लगेगा, तो इसको कम्युनिस्ट पार्टी झेल नहीं पाएगी, और इसका कॉन्सिक्वेंस आने वाले 20-30-40 सालों में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जब इसकी इकोनॉमी बैठेगी तो फिर लोगों में रिवोल्ट पैदा होगा, रिवोल्यूशन पैदा होगा, और फिर कोई एक, हमें ऐसा एक बस ऐसा कमज़ोर लीडर, या यूँ कहें कि लिबरल लीडर चाहिए होगा, जो सिंपली वो उतना रूथलेस नहीं होगा जैसा कि अभी जो करंट जो है शी जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी का अभी जो प्रेसिडेंट है चाइना का, ये शी जिनपिंग जो है, ये जो रूथलेस है, इसके टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि चाइना टूटने वाला है, लेकिन इसने ही मतलब तोड़ने की नींव रखी है, ठीक है ना। और आने वाले जब इसके बाद कोई लीडर आएगा, उसके टाइम में चाइना इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कोलैप्स। तो फिर जब इनकी इकोनॉमी बैठेगी और रिवोल्यूशन शुरू होगा, तो ये चाइना पूरी तरीके से कोलैप्स होगा, और कोलैप्स रीजन होने का रीज़न फिर वही होगा, बैठती इकोनॉमी, और दूसरा मल्टीनेशनल होना। यूगर मुस्लिम किस में टूटेगा, ये भी देखने की बात है। ये टूट जाएगा, आपको तिब्बत टूट के अलग होगा, तिब्बत पे इसने ज़बरदस्ती एनेक्सेशन किया हुआ है। सिंजियांग प्रांत, जिस पे कि उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनको ऐसी रिपोर्ट से आते रहती है कि मिलियंस में, लाखों में इसने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है। तो वो उइगर मुसलमानों का एक सिंजियांग प्रांत जो है, ये टूट के एक अलग देश बनेगा। फिर टूटेगा उधर जो एक मंगोलिया का जो हिस्सा है वो भी जाएगा, और ताइवान का तो एक अलग मतलब देश, तो वो तो ऑलरेडी है, लेकिन उसको भी यूएन में भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, और वो भी एक इंडिपेंडेंट देश जो कि अभी है, और प्रॉपर यूएन से भी और तमाम ऐसे दूसरे देशों से मान्यता प्राप्त होने के बाद, और वो प्रोमिनेंट एक स्टेट कंट्री बन जाएगा। हांगकांग भी टूटेगा। तो ये सारे देश डिसइंटीग्रेट होंगे, इसमें से चाइना में से। और चाइना, ये जो आप रेड वाला जो हिस्सा देख रहे हो, चाइना बस इतना ही रह जाएगा, क्योंकि यही है ओरिजिनल चाइना। तिब्बत कभी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, ये जिनसियांग प्रांत कभी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, इसने मंगोलिया पे कब्जा कर रखा है, ये कभी चाइना का हिस्सा नहीं रहा। तो ये सारे जो हैं, हांगकांग हुआ, सिंगापुर हुआ, तो ये सारे जो है कि टूटेंगे, और टूट के अलग होंगे, और स्वतंत्र राष्ट्र ये घोषित होंगे। और ये रेड वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इतना ही रह जाएगा चाइना। और भारत को क्या करना चाहिए इसमें? फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि भारत को इसमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत को बस इतना ही करने की ज़रूरत है
कि इनको इकोनॉमिक घाटा चाइना को पहुंचाते जाओ, अपनी इकोनॉमी भारत तगड़ी करे और इकोनॉमिक घाटा पहुंचाते जाए। ऐसा मतलब इनको कोई भी टेंडर ना दो, इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स ना दो, इनको अपनी इकोनॉमी में घुसने ना दो। मतलब वही वाली बात है कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना हमें करना होगा हर लिहाज से। और दूसरी बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि हमारी मिलिट्री हमेशा हमेशा माउंटेन वॉरफेयर में और ओवरऑल एस्पेक्ट में भी मिलिट्री हमेशा एक सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हमें डेवलप करती रहना होगा, जो कि चाइना का कभी भी मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा से तैयार रहे। और ये सारी चीज़ें जब होंगी, और तिब्बत के लिबरेशन में, मैं कह रहा हूँ कि तिब्बत के लिबरेशन में इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है। और इसमें अगर हो सकता है तो मिलिट्री इंटरवेंशन करके भी, मिलिट्री इंटरवीन करके भी, इंडियन मिलिट्री इंटरवीन करके भी वैसा जब टाइम आएगा तो तिब्बत को लिबरेट करेगी। तो फाइनली यही था गाइस कि ये जो विस्तारवादी नीति अपनाए हुए ये जो चमगादड़ चीन है, मैं इसको ड्रैगन व्रैगन नहीं कहता, ये कोई ड्रैगन नहीं है। ये कौन से ड्रैगन है, ये गलवान में पता चल गया कि हमारे सैनिकों ने इनका पीएलए वालों का क्या हाल करा। 20 हमारे भले ही वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कम से कम इनके 40-50 को ले डूबे हैं। तो ये कोई ड्रैगन व्रैगन नहीं है, ये बस वही है कोरोना वाला चमगादड़ चाइना। तो ये टूटेगा फाइनली, और ये सोवियत रसिया की तरह ही बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, जो बाहर से बहुत ही तगड़ा दिख रहा था और अचानक से बिखर गया। जस्ट लाइक दैट, गोइंग टू collapse like deck of cards in next 20-30 और प्रोबेबली 40 ईयर्स में ये टूटेगा। और तभी जा करके मैं कहता हूँ कि चाइना की जो संस्कृति है, जो असल संस्कृति है, और चाइना के जो लोग हैं, उनको असली लिबरेशन, असली फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी। क्योंकि अभी ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये जो सूडो कम्युनिस्ट विचारधारा है, इसने ये पूरे का पूरे चाइना पे कब्जा कर रखा है और तमाम दूसरे विचारों की हत्या कर रखी है, जो कि हमेशा से ऐसा ही हुआ था। सोवियत रशिया में भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी। और लोग एक दिन रिवोल्ट करेंगे, जब इनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, लोग रिवोल्ट करेंगे, और ये तमाम ऐसे जितने भी स्टेट्स मैंने आपको गिना, इन सब में ये लिबरेट होकर अलग अलग ये सारे स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। और ये बस ये रेड वाला हिस्सा असल चाइना रह जाएगा। और वो जो ये रेड वाला हिस्सा है, इसमें भी अब डेमोक्रेसी आएगी। ये सीसीपी जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये टूटने वाली है, और ये टूटेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। ये कम्युनिस्ट विचारधारा मतलब चाइना से ख़त्म होगा, और फिर से मतलब यूँ कहे कि बुद्धिस्ट विचारधारा बढ़ेगी, और यूँ कहे कि ये रेड वाला जो हिस्सा है, ये भी एक डेमोक्रेटिक चाइना बनेगा, जिसमें सब लोगों को बराबर अधिकार होंगे। तो आई होप गाइस कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो ठीक लगी आप सबको तो एक थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली मिल जाए।